अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्गाइएशन पीएससी क्लासेस। आज दोस्तों हम आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं और उस टॉपिक को हम डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में क्या इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम बताते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, हमारा जो देश है भारत देश, तो उसमें कुछ नेशनल जो साइन रहते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारा जो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट है वह है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग की संकल्पना कहाँ से आई, किसने बनाया, उसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो नेशनल फ्लैग है क्या, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे नेशनल फ्लैग जो हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा वह तिरंगा है। इसमें हम देखते हैं कि 3 पैरेलल, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे ये ऐसे पैरेलल 3 इस पे क्या होती हैं, लाइन्स होती हैं। ठीक फ्रेंड्स, 3 पैरेलल लाइन इसमें मिलती है। सबसे ऊपर जो रहती है गहरी, जो किस तरह की यहाँ पे रहती है, ये जो वाली, तो ये जो हमारी पट्टी रहती है, हमारा यहाँ पे कलर कौन सा होता है, तो यहाँ पर हमारा होता है केसरिया। ठीक है, केसरिया रंग सबसे ऊपर हमारा होता है केसरिया। उसके हम बीच में आते हैं मध्य में, तो यहाँ पर होता है सफ़ेद। जो हमारा मध्य कलर होता है वहाँ पे कौन सी लाइन रहती है, तो वहाँ पे रहता है सफ़ेद। ठीक है, सबसे जब नीचे वाली जो हमारी पट्टी देखते हैं तो वहाँ पे होता है हरा। ये हमारा है दोस्तों फ्लैग। ठीक है, ठीक, इसमें क्या क्या है, सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और नीचे हरा रंग होता है। दोस्तों ध्वज की जो चौड़ाई और लंबाई की, उसकी विड्थ कितनी होगी और लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो 2:3। इसकी जो ये है हमारी, यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, हमारी लेंथ, और ये हमारी हो जाएगी विड्थ। ठीक है, तो ये होती है हमारी 3, ये होती है हमारी 2। टोटल कितना होता है, 3:2। ठीक है, ये हमारी इसका अनुपात होता है। ठीक है, हमारे ध्वज का, यानी कि ये 3 मीटर लंबा रहता है और 2 मीटर चौड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों सफ़ेद रंग में। अब देखो, ये ध्वज तो हमने बना दिया, इसमें यदि कुछ आपको कमियां लग रही तो बताओ। ठीक है, इसमें एक कमी क्या है, इसके बीचों बीच क्या होता है, सर्किल होता है, राउंड सर्किल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक सफ़ेद अपन यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, सफ़ेद यहाँ पे ये सर्किल होता है कौन से कलर का, तो ये होता है नीले रंग का। नीले रंग का बीच में क्या होता है, यहाँ पे नीले रंग का सर्किल होता है। जो सफ़ेद ये जो पट्टी होती है उसके केंद्र में गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है। उसमें क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है तो वो अशोक का एक अभिलेख है। सारनाथ, अशोक के सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ पर बने एक जो उनका अभिलेख है। ठीक है, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये अशोक का अभिलेख है। तो वहाँ पे अशोक के अभिलेख से जो सारनाथ का, इस सारनाथ में एक स्तंभ है, तो उसके नीचे वाला देख सकते हैं आप स्क्रीन में, राउंड सर्किल में आपको दिख रहा होगा। तो इस राउंड को, जो सर्किल है, इस सर्किल को हमने यहाँ से लिया। ठीक है, इसमें जो इसका जो व्यास है सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के समान ही है। इसमें क्या होती है, जो लाइनें रहती हैं कितनी होती हैं, 24। ठीक है, जो लाइन्स है यहाँ पे कितनी लाइन होंगी, तो ये हमारी लाइन्स इनमें होती हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँ 24 लाइन्स। ठीक, इस सर्किल में हमारी 24 लाइन्स होती है। ठीक, ये तो जनरली है, इतना तो आप जानते ही होंगे, देखा भी होगा आपने। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है 2:3। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, 2:3।
चौड़ाई और लंबाई का। यहाँ पे क्या है, ये लंबाई है 10%, इसको ऐसे लिख दो, हो गई 2:3 कर दो। ये हमारी क्या है, चौड़ाई है और ये हमारी लंबाई, ठीक। तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर हमारी यहाँ पे बनती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, सरकार द्वारा इसमें क्या है, एक पहले क्या था, नॉर्मली था, लेकिन जैसे जैसे देखा गया कई जहाँ क्या करते हैं, कई लोग इसका अपमान भी करते हैं, ठीक है। कई जैसे आप देखे होंगे, कई लोग तो जैसे कागज़ की आती हैं तो रोड में भी फेंक देते हैं कई लोग, ठीक है। तो इसका विभिन्न प्रकार तरीकों से किसी भी प्रकार से अपमान ना हो, ना इसकी जो इसकी पराकाष्ठा है उसमें कोई क्षति पहुंचे, उसके लिए एक 1950 में एक नियम बनाया गया, ठीक है। गवर्नमेंट भी समय समय पर नए नए नियम लाती रहती है। तो ये बनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर राज्य चिन्ह और नामों के दुरुपयोग की रोकथाम, ठीक है। जो हमारे नेशनल साइन है, ठीक है, उनमें रोकथाम के लिए भारत की ध्वज संहिता 2002, ठीक है, भारतीय बनाई गई, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, भारतीय ध्वज संहिता 2002, ठीक है। ये जो बनाई गई भारतीय ध्वज संहिता 2002, तो इसमें क्या बताया गया दोस्तों, इसमें बताया गया कि ये जो हमारा राष्ट्रीय गौरव जो है, ठीक है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो चेंजेस हैं उनमें क्या क्या प्रभावी है, ठीक है। दरअसल दोस्तों जो 2002 है ये अभी वर्तमान रूप है, इसको बना दिया गया था 1950 में, ठीक है। इसको कब बना दिया गया था, 1950 में, जैसे हमारा संविधान लागू हुआ था तो बन गई थी भारतीय, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे पहले जो ये वाला जो नियम बना था, तो ये बना था भारतीय राष्ट्रीय चिन्हों की रोकथाम एवं उनके निवारण के लिए अधिनियम। लेकिन जब इसमें चेंजेस लाए गए तो 1950 का 12वां और राष्ट्रीय वन गौरव अधिनियम, फिर उसके बाद 1971 में इसमें चेंजेस आया, ठीक है। फिर इसके बाद अभी जो वर्तमान स्वरूप में है तो ये 2002, ठीक है, यह इसका वर्तमान स्वरूप है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता का। नेक्स्ट अपन इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्टर देखते हैं कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार जो वहाँ के आम नागरिक है, प्राइवेट संगठन है, शैक्षिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई पाबंदी नहीं है। यानी कि जैसे 26 जनवरी आता है, 15 अगस्त आता है, ठीक है, तो हमारे नेशनल क्या होते हैं, ये इवेंट होते हैं, ठीक है, नेशनल फेस्टिवल होते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो प्राइवेट संस्था है, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इन पर आप जो है सभी प्रकार इनको आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। परंतु इस बारे में जो राज्य चिन्हों और नामों के दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम है 1950 और राष्ट्रीय गौरवमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधानों में जो इसके जो नियम कानून थोड़ा सा डिफरेंट बताए गए, ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर बताया राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पूरी डिटेल कि क्या है, इसको कब लाया गया, ठीक है दोस्तों। भारत की संविधान सभा में जो क्या हुआ था, राष्ट्रीय ध्वज का जो स्ट्रक्चर था, प्रारूप था, उसको 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था, अपनाया गया था, ठीक है। 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त को अपना देश आज़ाद हुआ, ठीक है, 15 अगस्त को अब हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन ये 22 जुलाई 1947 को इसको स्ट्रक्चर को अपना लिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताया हमने। फिर जो ये कैसे आया, कब आया, किसने लाया, ये फिर पॉलिटी में इसको डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपको इसमें दिख रहा होगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो शाइन दोस्तों वो है हमारा भारत का राज चिन्ह, सारनाथ स्थित अशोक का स्तंभ, ठीक है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें क्या दोस्तों, मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो दिया है, तो जो एक्चुअली है जिसे बनाया हुआ है ये, तो इसका जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, तो साइन का ये है, ठीक है, ये और ये बहुत अच्छा नहीं बना पा रहा, स्क्रीन पर आपको दिख पा रहा होगा जी, ठीक है। यहाँ पे अपन को 3 शेर दिख पा रहे हैं, कितने शेर दिख पा रहे हैं, 3, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन देखेंगे साइन के इस साइड क्या है, एक
चौकड़ी भरता हुआ क्या है यहाँ पे, हॉर्स है। आपको यहाँ पे चौकड़ी भरता हुआ हॉर्स, और इस साइड है बैल क्या करती है, बीच में क्या है, सर्किल है। ठीक दोस्तों, ये जो है हमारा, आप स्ट्रक्चर में और अच्छा देख सकते हैं। ठीक है, जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैं तो एक बताने के लिए बता दिया मैंने आपको। तो देखो इसमें जो बताया गया है यहाँ पर हमारा, इसमें 3 जो शेर है अपन को यहाँ पर स्क्रीन में आप देखो शो हो रहे हैं। ठीक है, अशोक के स्तंभ की जो अनुकृति है इसमें, लेकिन मूल जो है कितने हैं, 4 है, जो एक दूसरे की ओर पीठ खड़ा हुआ है। देखो ये दोनों है ना, ठीक है, तो ये दोनों आमने सामने ऐसे एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए, और जो ये सामने वाला जो हमको ये वाला जो दिख रहा है, ठीक है, तो ये दोनों ऐसे आगे पीछे करके हुए, क्या करके हुए, पीठ करके खड़े हुए, इसलिए हमको ये 2 ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे 3 ही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे 4। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, बहुत आईएएस में भी, पीसीएस में भी, और जो गवर्नमेंट एग्जाम भी होते हैं वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। इसको जो है नीचे आप देख सकते हैं, नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर, ठीक है, ये यहाँ पे नीचे जो साइन बने घंटे का आकार साइन है। ठीक है, तो उसके जो ऊपर आप देख सकते हैं कि एक चित्र में उपलिपि में एक हाथी, ठीक है, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, ये ठीक है, और एक सांड तथा एक सिंह की आकृति उभरी हुई है। ठीक है, आप इस स्ट्रक्चर में देखिए, इसमें आपको और स्पष्ट से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर एक जो चौकड़ी भरता हुआ, यानी कि सामने की तरफ उठा और नीचे की तरफ ऐसे सामने के 2 पंजे ऐसे उठा के, तो चौकड़ी भरता हुआ। इसके बाद एक सांड, एक सिंह आज जो उभरी हुई मूर्तियाँ हैं, इनके बीच में एक चक्र बना हुआ है। ये दोस्तों जो चक्र जो है चिकने बलुआ पत्थर के एक ब्लॉक को काटकर बनाए गए स्तंभ पर धर्म चक्र शोभित है। ये क्या है, धर्म चक्र है, धर्म चक्र जो कि निरंतर गतिमान रहता है। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को, इंपॉर्टेंट डेट प्लीज नोट डाउन, 26 जनवरी 1950, भारत सरकार द्वारा इसको 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, अपनाया गया। यहाँ पर राष्ट्र चिन्ह में देख सकते हैं केवल 3 ही शेर दिखाई देते हैं, और पट्टी के मध्य में उभरी हुई जो नक्काशी में चक्र है, दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा। ये सांड है, मैंने ऐसे बना दिया सांड जैसे, ठीक है, उतना अच्छा नहीं बना, ये सांड है। आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, घोड़ा। स्क्रीन में देखिए आप, यहाँ पे देखो स्क्रीन में आप लेफ्ट साइड दिख रहा है आपको, ये लेफ्ट साइड जो है यहाँ पर ये क्या है, हॉर्स है, और राइट साइड सांड है। ठीक है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट दोस्तों अपन आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि पट्टी के जो दाएं और बाएं छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे हैं। घंटाकार जो पद्म छोड़ दिया गया है फलक के नीचे, जो यहाँ पे जो घंटाकार जो पद्म है उसको इसमें लिया नहीं गया, छोड़ दिया गया है, उसी के नीचे लिखा है मुंडकोपनिषद। एक उपनिषद है जो हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मुंडकोपनिषद, यह उपनिषद है। ठीक है, उससे एक जो स्टेटमेंट लिया गया है, सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। ये जो देवनागरी लिपि में यहाँ पर देख सकते हैं आप अंकित है, सत्यमेव जयते। भारत के राज चिन्ह का उपयोग, भारत के राज्य की अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005, इसके लिए कौन सा एक्ट बना, 2005 का। ठीक है, 2005 में एक एक्ट बना, भारतीय के राज चिन्ह का उपयोग के राज्य की अनुचित उपयोग निषेध, यानी कि इसका आप अनुचित तरीके से कहीं भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट दोस्तों, जो आप लोगों ने बचपन से स्कूल में इसका देखा होगा, गायन किया होगा, हमारा राष्ट्रगान। ठीक है, राष्ट्रगान क्या है दोस्तों, तो राष्ट्रगान दोस्तों होता है जो जनगण मन अधिनायक जय भाग भागी विधाता, जो अपन पढ़ते हैं ना, ठीक, वही है हमारा। तो दोस्तों अब इसकी बात अपन करें तो ये है दोस्तों, इसके जो रचयिता है, इसके रचयिता आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कौन है, श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, आप बोलेंगे सर रविन्द्रनाथ टैगोर होता है, टैगोर और ठाकुर क्या एक्चुअली वो बांग्लादेश के हैं, तो बांग्लादेश में ठाकुरों को क्या बोला जाता है, वहाँ पर टैगोर बोलते हैं। ठीक है, तो
वो इसलिए टैगोर, ठीक है, टैगोर टैगोर लेकिन वो ठाकुर है, ठीक है। और कई थोड़ा सा इसमें किंवदंतियाँ भी हैं। कई लोग बोलते हैं कि अंग्रेज लोग क्या है ठाकुर बोल नहीं पाते, तो ठाकुर जो टैगोर टैगोर ऐसे बोलते थे, इसलिए वो टैगोर वहाँ पे प्रचलित है। लेकिन मतलब एक्चुअल जानकारी यही है कि वहाँ पर ठाकुरों को टैगोर जो है वो लोग अपना सरनेम लिखते हैं, ठीक है। रविन्द्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर, दोनों बातों को आपको अपने दिमाग में रखना है। दोस्तों अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये कब आया, तो 24 जनवरी, ठीक है। हमें मोस्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट आता है हमारा जो राष्ट्रगान है, कब आया, तो हमारा राष्ट्रगान आया 24 जनवरी 1915। ये हमारा क्या है, राष्ट्रगान, ठीक। राष्ट्रगान हमारा कब आया, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान में क्या था दोस्तों कि हमारा जनगण मन, ठीक है। इसमें भी दोस्तों काफ़ी चीज़ें हैं। यह सर्वप्रथम जो था, सर्वप्रथम यदि हम सबसे पहले बात करें तो 1911 में 27 दिसंबर 1911, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस के कोलकाता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में यह सबसे पहले गाया गया था, ठीक है। पूरे गीत में यहाँ पर हम देखेंगे कितने पद हैं, 5 पद हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता, ठीक है। पंजाब 2 3 4 5, ठीक। तो यह प्रथम जो पद है, ठीक है, राष्ट्रगान का पूरा पाठ है इस प्रकार है, ठीक है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़, ठीक, ये पूरा है। अब दोस्तों इसके जो गायन की जो उसकी टाइमिंग है, ठीक है, तो कितनी है, 52 सेकेंड। मतलब आप इसमें कितने समय में गा सकते हैं, इसके गाना पड़ता है आपको, तो 52 सेकेंड इसकी टाइमिंग है। 52 सेकेंड में हमको इसको खत्म करना पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है, यह क्या होता है, कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप में भी गाया जाता है, जिसकी प्रथम और अंतिम पंक्ति मतलब जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता और जय हे जय हे जय हे, ये 20 सेकेंड में अपन गाना पड़ता है। इसका भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कभी कभी एक्चुअली होता क्या है, जैसे हमारे गांव में 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त को क्या होता है, गाँव में रैलियाँ निकलती हैं। तो क्या होता है रैलियों में, जैसे कहीं सपोज स्कूल से रैली निकली, बीच में हमारा पंचायत भवन पड़ गया, ठीक है, कोई हॉस्पिटल पड़ गया, छोटे छोटे स्कूल पड़ते हैं, तो वहाँ पर भी जब स्कूल की रैली आती है तभी ध्वजारोहण होता है। तो वहाँ पर इतना समय रहता नहीं है कि अपन पूरा गाएं, तो वहाँ पर शॉर्ट में भी काम चलाया जा सकता है। जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय, ठीक। तो इसकी टाइमिंग क्या रहेगी, तो शॉर्ट में भी अपन गाएंगे तो शॉर्ट की टाइम हमारी रहेगी 20 सेकेंड, ठीक है, अपन शॉर्ट में 20 सेकेंड। नेक्स्ट अपन चलते हैं दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय गीत। हमने यहाँ पे क्या देखा, सबसे पहले हमने पढ़ लिया राष्ट्रीय गान। अब हम देखते हैं, यहाँ पे आप स्क्रीन में देख पा रहे हो पूरा राष्ट्रगान यहाँ पे लिखा हुआ। राष्ट्रगीत में देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारा राष्ट्रगीत हमारा राष्ट्रगीत क्या है, तो वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम, ठीक है। स्क्रीन में आपको पूरा दिख रहा होगा। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। अब ये किसने बनाया, इसकी रचना करी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जिन्हें जनगण मन के समांतर। एक बात और बता दूं दोस्तों, राष्ट्रगीत जो हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान का जो सबसे पहले निर्माण जो हुआ था उसका जो है बांग्ला भाषा में हुआ था। कौन सी भाषा में, बांग्ला भाषा में। तो बांग्ला भाषा में जो, क्योंकि बांग्लादेश के थे प्रॉपर हमारे पंडित हमारे श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, तो उन्होंने क्या लिखा था, जोनो गोनो मोनू, जनगण जोनो गोनो मोनू, फिर इसका हिंदी में अनुवाद किया गया था, तब यह जनगण मन हुआ, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन आता है कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है तो मूलतः प्रारंभ में किस भाषा में
लिखा गया था, तो बांग्लादेश में, बांग्ला भाषा में। ठीक, अपन राष्ट्रगीत में अपन चलते हैं। तो जो वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इनको भी उतनी ही मान्यता प्राप्त है, ठीक है, जितनी हमारे राष्ट्रगान के रचयिता श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी के। यह गीत जो है दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम में एक जन जन का प्रेरणा स्रोत था। जो उनको एनर्जी भरने के लिए, थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस लाने के लिए हम इस राष्ट्रगीत का वहाँ पे यूज किया जाता था। यह गीत पहली बार, फिर एक क्वेश्चन, पहली बार कब गाया गया? यह गाया गया पहली बार 1896 में, पहली बार गाया गया। ठीक है, 1896 में गाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट लिख लीजिए आप। अभी कहाँ गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। वो भी पहले कहाँ गाया गया था? राष्ट्रगान कब गाया था? राष्ट्रगान पब्लिक कर दूं मैं यहाँ पे। तो ये गाया गया था 1911 में गाया गया। ठीक है, ये कब गाया गया? 1896 में। ये भी कहाँ गाया गया? तो ये भी, ये जो गाया गया था राष्ट्रगान हमारा, तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और ये हमारा जो गाया गया था, ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया। ठीक है, तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये हमारा क्या है। ठीक है, फिर दोस्तों जो इसका इस पद का जो है, ठीक है, अरविंदो द्वारा गद्य में अंग्रेजी अनुवाद किया गया। जो हमारे अरविंदो हैं, ठीक है, जो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, अरविंदो को जानते हो? अरविंद। फिर एक जब क्या हुआ था, इन्होंने एक कोई वर्क किया था, तो क्या है कि इनका नाम आ गया था, तो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। फिर क्या कर गए थे ये, इन्होंने सन्यासी बनने का काम लिया था। पांडिचेरी में ऑरोविले आश्रम, पवनार आश्रम, इसका नाम है दोस्तों पवनार आश्रम। में पांडिचेरी के ऑरोविले में स्थित है अरविंदो का, जहाँ पर रहकर ये अपना सारा कार्य करते थे। तो इन्होंने क्या किया, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। I were to thee, mother richly awarded, richly fruited, cool with the winds of the south, dark with the crops of the harvest, the mother. Her night rejoicing in the glory of the moonlight, her lands clothed beautifully with her trees in flowering bloom. Sweet of daughter, sweet of speech, the mother gives of boons, giver of bliss. ठीक है, तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, इसका हमने अंग्रेजी में भी अनुवाद लगाया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो वो हमारा राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी क्या एग्जाम में पूछ लेता है कि हम कैसे करते हैं। इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जो हमारा ईयर चलता है ना, ठीक है, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर में शक संवत आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहले जो शक संवत है उसको कनिष्क ने, ठीक है, कुषाण राजा था एक कनिष्क। एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो अपन, मैंने आपको पढ़ाया भी है क्लास में डिटेल से। ठीक है, तो और अपन आगे पढ़ेंगे तो और बता देंगे अपन। तो कनिष्क वहाँ के राजा, तो उन्होंने एक शक संवत चलाया था। उसी के आधार पर क्या हमारा जो है ये जो राष्ट्रीय कैलेंडर चलता है। इसका पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। ठीक है, चैत्र, बैसाख, ऐसा चलता है। यह सामान्य वर्ष इसका कितना दिन का होता है? इसका होता है 365 डे, 365 दिन का होता है। ठीक है, इसका जो सामान्य वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 22 मार्च 1957 को इन्हें सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। देखो, जैसे जो गवर्नमेंट होते हैं, देखो यदि मान लो कभी कभी क्या होता है, आप देखे होंगे जो पंडित जी बताते हैं, कभी क्या होता है पूर्णमासी 2 हो जाती है, पूर्णमासी 1 ही रह जाती है। ठीक है, पंडित जी के जो पंचांग के हिसाब से अलग रहता है। ठीक है, और जो हमारा लाला राम सुब्राम नारायण पंचांग है वो अलग चलता है। तो ऐसा कोई मतभेद नहीं हो, कोई इशू नहीं हो, इसलिए गवर्नमेंट ने अपना एक अलग जो राष्ट्रीय कैलेंडर उन्होंने उसको मान्यता दी, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ शक प्रधारित होता है। ठीक, अब इसकी ज़रूरत क्यों हुई? क्योंकि क्या था, पहले कभी कभी जो डेट जो थी मिस हो जाती थी। ठीक है, सपोज यदि मान लो बोले कि आज ये हम जुलाई रख रहे हैं, तो ये जुलाई रख रहे हैं, सपोज 22 जुलाई यदि हम तिथि, और जो तिथि रहती है और जो दिनांक रहती है, डेट रहती है, वो कभी एक से नहीं रहता, उनमें डिफरेंस बहुत आ जाता है। ये डिफरेंस न आए इसलिए क्या किया गया कि ग्रेगोरियन कैलेंडर को हमारे देश में अपना लिया गया। कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। 22
मार्च 1957 हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो आज़ाद होने के 10 साल बाद और संविधान लागू होने के 7 साल बाद इसको अपना लिया गया। ठीक है, भारत का राजपत्र, आकाशवाणी के समाचार जो प्रसारण, भारत सरकार द्वारा जारी किए जितने भी कैलेंडर, भारत सरकार द्वारा जो नागरिक को संबोधित पत्र, ये सब इसी के आधार पर आएंगे। जैसे कोई हम अधिनियम लाते हैं, कोई नियम लाते हैं, कब से लागू होगा, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। इसमें जो डेट जो वैल्यू रहेगी ना, ठीक मेंशन रहेगी, उस डेट के हिसाब से हमारा जो कैलेंडर जो रहेगा वो मान्य किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय पंचांग और ग्रेगोरियन कैलेंडर तारीखों में स्थायी सामंजस्य। चैत का पहला जो दिन जो रहता है सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या एग्जैक्ट है 365 और 366 का लफड़ा नहीं, क्योंकि अपन जो चलता है उसमें होता है 365 दिन होते हैं, फिर 366 दिन हो जाते हैं लीप वर्ष में, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें 365 दिन ही होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को अपन, इस चैप्टर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने जो अपने इम्पोर्टेंट थे आज के राष्ट्रीय प्रतीक, हमने उनका यहाँ पर आपको संपूर्ण डिटेल दी। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को आप, हमारे इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को लेकर जो आपको जैसी फीलिंग आई हो, जैसा आपको लग रहा हो, तो अपने सुझाव कमेंट में मेंशन जरूर करें। और फ्रेंड्स इस चैनल को दोस्तों अधिक से अधिक ज़्यादातर सब्सक्राइब करें और इसको बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। इस पर बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि जो हम कंटिन्यू भी इस पर जो वीडियो अपलोड करते हैं तो वो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों देखो, मैं मेरे जो चैनल बनाने का, मेरे जो पढ़ाने का उद्देश्य मात्र यही है कि गरीब बच्चे जो, देखो पैसे वाले तो पढ़ ही लेते हैं, ठीक है, कहीं फीस पे करके पढ़ ही लेंगे, लेकिन जो मेरा जो ये इंस्टीट्यूट खोलने का उद्देश्य है, मेरा जो पढ़ाने का उद्देश्य है, तो मेरा अभी दोस्त कोई पैसे का नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क में पढ़ा रहा हूँ। ठीक, पूरे निःशुल्क नॉलेज दे रहा हूँ। इसलिए दोस्तों इस चैनल को अधिक से अधिक ज़्यादातर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ऐसे लोग तक शेयर करें जो कि फीस जो कहीं के इंस्टीट्यूटों की भरने में, ठीक है, असमर्थ है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रखिए और अपने माँ बाप तथा अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए। ठीक फ्रेंड्स, थैंक यू।